नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय श्री अशोक आत्रे साहब के साथ में जो जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और कलाकार भी हैं, कि राजस्थान की क कला के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में जो सरकार को जो करना होता है, नया-नया अभी बजट आया है, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ होता रहा है? और कहाँ जो विशाल बजट होता है टूरिज़्म का और जो है वो संपदा उसके संरक्षण का जो प्राचीन तो उसके नीचे किस तरह से जो है वो कला और संस्कृति विलुप्त सी हो जाती है, दिखाई नहीं देती, उसकी छाया के विशाल छाया के नीचे विलुप्त हो जाती है और वो बजट में भी इस बार दिखाई दिया है। तो ये चर्चा आरंभ करते हैं आदरणीय श्री अशोक आत्रे साहब के साथ में। नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका बात 25 में। नमस्कार आप सभी को, दोस्तों को और अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, विशेष रूप से बात 25 को और मेरे मित्र माधव सिंह जी को नमस्कार। तो तो कहाँ से भाई साहब आपको प्रणाम और स्वागत है आपका। तो ये अभी नया-नया बजट आया है भाई साहब हम्म और कला संस्कृति के क्षेत्र में कुछ उसमें सामने दिख नहीं रहा है। हम्म तो बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, हम उसके महत्व से तो इनकार नहीं कर सकते कि टूरिज़्म का क्षेत्र बहुत लोगों को रोज़गार देता है, उसमें विपुल संभावनाएँ हैं। हम्म और उसमें कार्य होना चाहिए और इसी तरह जो धरोहर है, उसका संरक्षण है, उसका हम्म बचाव है, वो भी एक महत्वपूर्ण जो है वो अंग होना चाहिए हमेशा। लेकिन इन सब के जो बड़े-बड़े खर्चे होते हैं, होने भी चाहिए, शायद और अधिक खर्चे होने चाहिए। इसके बीच हम्म में कला संस्कृति जो है क्योंकि विभाग एक ही कर दिया गया है, तो सही बात। इससे आपका इतना लंबा अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, मंत्रियों से, सरकारी अफ़सरों से मिलने-जुलने का भी कई तरह की चर्चाएँ होंगी, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका स्वागत है भाई साहब बात 25। देखिए, अभी जो बजट सुना, हमने देखा, लोगों को रिएक्शन करते हुए देखा, इनिशिएशन में देखा, बजट प्रस्तुत हुआ, उसके बाद उस पर चर्चा हुई। और चूंकि हम लोग विशेष रूप से फिलहाल संस्कृति, साहित्य, कला पर बात कर रहे हैं और जी। उससे किसी न किसी रूप में आगे पीछे पर्यटन भी जुड़ गया है, किसी न हुँ, किसी कारण से। तो कुल हुँ, मिलाकर ये लगता है कि विरासत, जो भारतीय विरासत है या विश्व विरासत है संस्कृति, कला, साहित्य की, हुँ, उसको जोड़ते हुए यदि हम बात नहीं करेंगे और उसके संदर्भ से जुड़ी हुई बातों का एनालिसिस या विश्लेषण नहीं करेंगे, तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। किंतु जी। हम लोग विस्तार से भी नहीं जा सकते कि कला, संस्कृति और साहित्य विलुप्त हो जाए और केवल बातचीत, केवल ऊपर-ऊपर मलाई की तरह से केवल चीजें सामने आए, जो लगभग हो रही हैं। हुँ, अभी जो कुछ भी कला, संस्कृति, साहित्य के नाम से हो रहा है, उसमें 2 या 3 स्तर हैं। एक हुँ, स्तर तो छाछ का है और हुँ, एक स्तर जो है दूध का है और तीसरा स्तर मलाई का है। और जी। चौथा स्तर तो मलाई से भी अबव है, जो मक्खन का है। हुँ, तो माखन चोरी की जो परंपरा है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है हमारी कला, संस्कृति, साहित्य से, जिसमें ब्रज साहित्य, ब्रज संस्कृति और हुँ, राम और कृष्ण की जो भावभूमि है, विरासत है भारत की, उससे जुड़ा हुआ सारा सांस्कृतिक मंडल है, यानी विरासत है, जिससे भारतवर्ष और पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करेंगे और उसके फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे, उसके एनालिसिस पर बात करेंगे और उसे एआई तक लेकर के आएंगे, तब जाकर के हमारी चर्चा का एक प्रारूप बन पाएगा। यानी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द वैदिक कल्चर टू चारवाक to हुँ, Buddha culture to Ram and Sanskriti and then ultimately AI culture. That हुँ, in between that tourism, art, culture, theater, politics, everything comes in. So हुँ, मेरे ख्याल में सबसे छोटी सी बात, यदि इसमें से एक निचोड़ निकाल लें, एक छोटी सी गांठ मान लें, तो 975 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ है टूरिज्म के नाम से। कुल मिलाकर के 975 करोड़ इज डिसाइडेड फॉर टूरिज्म।
और टूरिज्म में जैसा अभी हम बात कर रहे हैं वो लगभग सभी चीजें आती हैं जिसकी अभी हमने जिक्र किया है, किंतु यदि हम उसको एडोकिज्म के लेवल पर लेते हैं, बिना प्लानिंग के लेते हैं, केवल जमीन में घी को ढोड़ने की काम करते हैं, यानी बिना प्लानिंग, बिना थॉट्स के, बिना आइडियाज के, बिना डिस्कशंस के, बिना प्रारूप के, बिना प्रस्तावना के, बिना तैयारी के, केवल तामझाम को लेकर के यदि हम कुछ करते हैं, so it's a total negation of what we decided, what we thought, what we are supposed to decide and supposed to act. तो आज दुर्भाग्य से संस्कृति, साहित्य, कला के नाम से टूरिज्म has taken the uppermost seat. और टूरिज्म का मतलब निश्चित रूप से वो टूरिज्म नहीं है जो कि लोग से जुड़ा हुआ है। वो टूरिज्म है जो कि करोड़पतियों का, साम्राज्यवादियों का, सामंतों का और बड़े बड़े हेरिटेज से जुड़े उन लोगों का टूरिज्म है जो एंटरटेनमेंट और एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में इसको उन्होंने मान लिया है। और लोक संस्कृति लगभग विलुप्त हो गई है, या लोक संस्कृति भी जिस रूप में आ रही है वो परोसी जा रही है, वो सेल्फ रिलायंट नहीं है, सेल्फ डेवलप्ड नहीं है, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल दैट। जी, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, मैं जिस बात को आपके सामने पहले भी आपसे चर्चा हुई है, दोबारा मैं रखना चाहता हूँ, ये है कि टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। टूरिज्म के क्षेत्र सबसे अधिक जो है वो लोगों को जीविका उपार्जन का जो है वो अवसर प्रदान करता है, तो इसका एक बड़ा बजट होगा। लेकिन मुख्य बात जिस तरह से क्लब कर दिया गया है कि टूरिज्म, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, पुरानी इमारतों का संरक्षण, जो है वो एंशियंट जो मॉन्यूमेंट है उनका संरक्षण, वो तो सर्वे ऑफ इंडिया और वो दूसरे करते हैं, लेकिन प्रांत भी अपने हिसाब से करता है। तो इसको जो क्लब कर दिया गया है, जो क्लब करने से सारा का सारा जो जितने भी सरकारी अफसर हैं, मतलब ये आज से हुआ नहीं है, कि ये तो नहीं कह सकते कि अभी 1-2 साल से शुरू हुआ, ये आरंभ से ही ये जो बिल्कुल सही एक जो बंडल बना दिया गया है कि उसके अंदर टूरिज्म भी है, और टूरिज्म में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें बड़े-बड़े मेले भी हैं, उसमें ये सारी चीजें, टूरिज्म किस तरह से बेहतर हो सकता है, उसमें क्या कमी है, उस विषय में हम नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ ये आपसे मैं निवेदन ये कर रहा था कि ये जो क्लबिंग कर दी गई है, इसके बीच में कला संस्कृति का क्षेत्र, उसमें क्या काम, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो टूरिज्म और संस्कृति के जो संरक्षण है, उसकी छाया में दब जाता है, इसमें कोई काम होता नहीं है। जी। कुल मिला के बात ये कि ये सामने से भी प्रदर्शित होता है कि जी। ऐसा लगता है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में बजट कितना है, ये सामने नहीं आया, शायद गहन अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ सिर्फ इस चिन्हित ये आया है कि जो जवाहर कला केंद्र का शिल्प ग्राम है, उसको 15 करोड़ रुपए दिए जाएँगे। भई टूरिज़्म में 900 हज़ार करोड़ नहीं, 2000 करोड़ रुपए हाँ, लगाइए शायद। कोई उसमें दिक्कत बहुत नहीं। सारी संभावना है, वो कैसे बेहतर हो सकता है, वो आज का विषय नहीं है। तो ये जो क्लबिंग के कारण जो इसकी इसके दबा हुआ है, छोटा भाई बन के रह गया है, बौना हो गया है। इस पे सरकारी अफ़सर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माधव सिंह जी, मेरे ख्याल में एक बात एक शुरुआत। एक 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 मैं आपको अभी जो है वो अनुभव मैं बताता हूँ कि कला संस्कृति के सचिव से मिलने गए। उनके पास पीडब्ल्यूडी का भी जो है ना वो क्या कहते हैं बजट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीडब्ल्यूडी भी वो देख रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी के लोगों की लगातार मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग चले जा रही हैं। सही मतलब मैं बात। ये वास्तविकता बता रहा हूँ। हम तो वहाँ जी, रुक गए कि सेक्रेटरी साहब से मिल के ही जाना है। मैं समझ गया। जो युवा साथी थे उन्होंने कहा कि सर अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैंने कहा नहीं, नहीं, जो काम है वो करके जाएँगे, मिल के जाएँगे और देखेंगे कि भई हम मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, इससे भी तो एक बात सामने नज़र आती है। तो भाई साहब 3 बजे गए, 9 बजे मुलाकात हुई। वहाँ पे पट्टी पे लिखा हुआ है कि मिलने का समय 3 बजे से 4 बजे का है।
तो यानी कि पीडब्ल्यूडी का काम मैं कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण काम है, निर्माण होने हैं, सड़कें बननी हैं, भवन बनने हैं, मरम्मतें होनी है, पता नहीं क्या-क्या होना है ना? हम्म, हम्म, लेकिन इसके बीच में कला संस्कृति को कितना समय मिला मतलब मैं एक ये द्योतक है इस बात का, कि जो सरकारी अफ़सर हैं उनका ध्यान उन बड़ी योजनाओं पे जाता है, उन बड़े कामों पे जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर का काम छुप जाता है और वो तो इसको जिस तरह से मानते हैं कि टूरिज़्म में किसको नचवा दिया जाए, हम्म, कौन-सी वो कुछ जो है वो मेला लगा दिया जाए, इससे आगे जाता नहीं है। तो इस पे जी। मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा था भाई साहब। यस सर। मेरे ख्याल में थोड़ा-सा इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि ये कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ। ये जो प्रक्रिया है, ये आज़ादी के पहले की कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। जी। मेरे ख्याल में भारत जब आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद में सारी चीज़ें, बजट एलोकेशन हुआ, प्लानिंग हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया हुई, ब्यूरोक्रेसी सक्रिय हुई, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, तमाम प्रकार की बातें हुई और इसको लेकर डिस्कशंस भी लगातार कई वर्षों से राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा काम चल रहा है। मेरे ख्याल में राजस्थान को यदि हम ध्यान में रख कर के इस बात को आगे बढ़ाएं तो शायद ये बात करनी चाहिए कि राजस्थान चूंकि एक इतिहास संस्कृति की धरोहर का एक बहुत बड़ा प्रांत है, एक गढ़ है, और पूरे यदि भारतवर्ष की चर्चा करें तो इतिहास सबसे अधिक ऐतिहासिक जो डेवलपमेंट है, विरासत है, वो राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की सुरक्षित जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, वो राजस्थान में किले, बावड़ियों, मंदिर में और दूसरी प्रकार के मेलों में और दूसरी तरह के तमाम प्रकार के सांस्कृतिक जो रूप है उसमें दिखाई देता है। पर्टिकुलरली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फोर्ट्स, यानी किलों से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक, पंचायती राज तक, यानी छोटे छोटे जहाँ नुक्कड़ नाटक होते हैं, जहाँ छोटे छोटे थिएटर होते हैं, जहाँ छोटे छोटे लोग अपना तमाशे करते हैं, वहां तक ये संस्कृति और विरासत का क्षेत्र फैला हुआ है। इस समय हम बात करेंगे तो बिगिनिंग उस समय हुई इंडिपेंडेंस के बाद जब विशेष रूप से भाजपा की सरकार, सुखाड़िया जी की बात समय था, शाम उस समय भी टूरिज्म का विकास हुआ, किंतु खास करके जब भैरू सिंह जी की सरकार जब आई और उसके बाद गायत्री देवी जी भी इसमें उनकी विशेष रोल या भूमिका रही, तो उस समय जो विरासतों के संरक्षण की जो बात थी या बिल्डिंग्स को बचाने की बात थी या कंजर्वेशन की बात थी या उनको अनुदान देने की बात थी, किलों बावड़ियों को संरक्षण करने की अनुदान देने की बात थी, तो उस समय एक बड़ी प्लानिंग के साथ में महारानी गायत्री देवी जी ने और भैरू सिंह जी ने मिलकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें राजस्थान के सभी सामंतवादी ठिकाने थे, हेरिटेज थे, होटल्स थे, दूसरी प्रॉपर्टी थी, उनको किसी न किसी रूप में संरक्षित करने की दिशा में काम हुआ। और उससे एक बड़ा काम तो ये हुआ निश्चित रूप से कि जो डिके हो रहा था, जो लगभग टूट फूट हो रही थी, उसको किसी न किसी तरह से मरम्मत का काम मिला। और जिस बात को आपने उठाया है टूरिज्म के साथ में पीडब्ल्यूडी को, तो वो पीडब्ल्यूडी कल्चर इतनी अधिक हावी हो गई कि उसके बाद में जितनी छोटी छोटी जो जगहों थी वहां भी उन्होंने टूरिस्ट सेंटर्स या वो पॉइंट्स बना दिए और वो एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक बिगिनिंग बुनियाद वहां खड़ी कर दी गई कि छोटे छोटे यानी रियासतों में टूरिज्म के नाम पर छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना दिए गए और हेरिटेज की जो बड़ी बात है उसको, भूमिका को विलुप्त कर दिया गया। उसके साथ कल्चर, आर्ट, थिएटर और संस्कृति बिल्कुल लगभग मार्जिन पर आ गई, विलुप्त हो गई या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसका कोई अर्थ या औचित्य नहीं है। जी। नहीं, मेरा तो निवेदन ये है जो भी अनुभव रहा है कि हम्म, ये बिल्कुल कोई मैटर ही नहीं करता है। मतलब टूरिज़्म में बहुत सारी काम हो सकते हैं, जैसे मैंने निवेदन किया बेहतर हो सकते हैं। वो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ जानेंगे या उस पे जानकारी लेके अपने अनुभव से हम जानेंगे कि हरियाणा जैसी जगह में टूरिज़्म किस तरह से फैला है और हमारे यहाँ किस तरह से उसका या कि विदेश के अंदर जब हम जाते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है और यहाँ हमें क्या देखने को, वो कई सारे आयाम हो सकते हैं। बात हम्म, ये है कि आर्ट एंड कल्चर में कोई भी नई योजना नहीं है, इसका मतलब आप मतलब आज तो हम काम तो वही होगा ना कि जो अभी तक जो हो रहा है। जी। तो अगर मुख्य बात है जो आपने हमने अभी पिछले दिनों जिस पे ध्यान दिया है और हम्म, उसको देखा है, तो जयपुर का रवींद्र मंच किस तरह से भगनावेश पड़ा है, वो सिर्फ जयपुर का ही रवींद्र मंच नहीं है, वो पूरे
जो प्रांत की जो है इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनका एक प्रतिनिधित्व करता है कि जी। राजधानी शहर के बीच में रामनिवास गार्डन के बीच में स्थापित 1960-65 साल पुराना जो भवन है उसकी कितनी बेकदरी हो रही है और उसमें जो विशाल ओपन एयर थिएटर है उस पे कोई ध्यान ही नहीं है। इसका मतलब शायद सेक्रेटरियों को मालूम भी नहीं होगा कि कोई ओपन एयर थिएटर है यहाँ, हम्म। उनको मालूम ही नहीं है। फिर दूसरी बात है जिस तरह से आजादी के बाद डेवलप हुआ ये थिएटर, आजादी की उपलब्धि है भारत सरकार की। जो विभिन्न रविंद्र मंच बनाए गए भारतवर्ष भर में, उसका एक ये जीता जागता प्रमाण है और एक बहुत बड़ी एक तरह से एक शुरुआत हुई जो जो लगभग अब नष्ट प्राय स्थिति में है। नहीं, ये इस बात को भी द्योतक है कि जहां तक व्यवहार से समझ में आता है और कई लोगों का कहना भी है कि आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में जो पनिशमेंट पोस्टिंग है उसको ब्यूरोक्रेट बाबू लोग पनिशमेंट पोस्टिंग या रिक्रिएशनल पोस्टिंग मानते हैं कि किसी को कुछ काम है जयपुर में तो अलवर भीलवाड़ा और कहीं से उठा करके रविंद्र मंच में, मतलब अगर उनके पोस्ट में आती है तो वहां मैनेजर बना दिया। और जवाहर कला केंद्र में जिस तरह की धांधलियां पिछले 30 साल से चल रही हैं, आगे देखिए तो फिर ये ध्यान क्या दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें 9 करोड़ रुपए का बजट है और 6 करोड़ रुपए का बजट जो है ना एक संस्था, और दूसरी संस्थाओं का क्या हो रहा, 16-17 जो दूसरी अकादमियां हैं उनके अंदर आज तक पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ये कौन ध्यान देगा।